स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अप्रैल का महीना हो और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, अप्रैल महीने की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसके अंदर में पूरा फोकस, यानी कि ये जो मैगजीन है इसके अंदर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि अप्रैल का महीना हो और पंचायती राज के ऊपर बात ना हो, तो आपको मैं बता दूं कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 24 अप्रैल के दिन दो चीज़ें और खास हुई थी। एक, सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन, और अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप केशवानंद भारती केस को नहीं भूल सकते। तो 24 अप्रैल, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, एक नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार क्वेश्चन यूपीएससी में इस डे से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस हर साल आप पेपर उठाकर देखिए, आपको वहां पर नजर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, अगर आप 2024 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी तैयारी में एक एक्स्ट्रा एज चाहिए, तो स्टडी IQ IAS ये जो बैच आपके लिए लेकर आया है, इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, मई आ चुका है, 28 मई को 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम भी हो जाएगा और उसके बाद में सभी लोग तैयारी में लग भी जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी आपके पास में बहुत समय है, थोड़ा और समय है, तो मैं ट्रस्ट में आपको एक बात बता दूं, समय कब और कितना जल्दी बीतेगा ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो आप इसको ज्वाइन करिए और प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की सारी टेंशन अपनी छोड़ दीजिए। आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करिए, मेंस की तैयारी के लिए स्टडी IQ IAS का जो कैंपस है वहां पर जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहना, खाना, तैयारी सब कुछ मिलेगा। तो आप देर मत करिए। लेकिन एक बात, कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव कोड ही यूज करना है। आप स्टडी IQ में कुछ भी परचेस करें, कहीं पर भी जुड़ें, कोड हमेशा PRT लाइव ही यूज करेंगे। कौन सा कोड? PRT लाइव कोड ही यूज करेंगे। और मेरे दोस्त, यूपीएससी की तैयारी में NCERT को पूजा जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप NCERT को 100 दिन के अंदर में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए। और यहां पर भी आपको कोड क्या यूज करना है मेरे दोस्त? PRT लाइव। और इस सेशन की PDF, क्योंकि PDF आपको चाहिए, PDF के बिना आपका जीवन नहीं चलेगा, तो इस सेशन की PDF आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? प्रशांत तिवारी। सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपका फेवरेट टीचर का नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस एनालिसिस को। तो देखिए, विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आजादी के बाद और इवन आजादी से पहले गांधी जी का हमेशा से मानना रहा कि जो गवर्नमेंट का लेवल है वो विलेज पे होना चाहिए, गांव पर होना चाहिए। जैसा कि हम कई बार पढ़ते हैं कि अभी भी हमारे देश की 70% आबादी रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर, यानी कि खेती, और उससे रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर है उनसे रिलेटेड उनका काम रहता है। तो आपका जो गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए वो विलेज बेस्ड होना चाहिए। लेकिन जब हमें आजादी मिली तो हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए और उसके बाद से ही बहुत सारी कमेटीज बनी, बहुत सारे रिफॉर्म की कोशिश की गई। और रिफॉर्म होते होते आपके 90s में जाके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, जो रूरल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट म्युनिसिपैलिटी की बात करता है, यानी कि शहरों के अंदर में लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। और दोस्तों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अगर ऊपर हमारा फोकस है तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन ऐड किया था। क्योंकि हम अगर इतिहास से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी देखना शुरू करें तो हम विमेन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं कि अगर कहीं पर पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कहीं पर डिसीजन मेकिंग है, तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर में होना चाहिए और लाजमी है। 50% आबादी में अगर विमेन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो आप कैसे होलिस्टिक लेवल पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एक बहुत ही अच्छा प्रावधान लाया गया, एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन लाया गया, जिसके अंदर में आपने 1/3 सीट्स को क्या किया? रिजर्व किया है विमेन के लिए।
और यहां से आपको एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा होगा कि रिसेंटली हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा मुहिम चल रही है, बातचीत हो रही है किस चीज के लिए, कि विमेन रिप्रेजेंटेशन को कैसे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इंक्रीज किया जाए एंड साथ ही जुडिशरी में भी इंक्रीज किया जाए। तो यहां से इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना मैंने आपको बता दी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं विमेन को। और पंचायती राज की आप ये सोचिए पंचायती राज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक डेडिकेटेड एक मिनिस्ट्री हमारे पास में, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम तो कर ही रही है, और साथ में ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो कैसे फास्ट फॉरवर्ड हो, वो कैसे ट्रांसपेरेंट हो, कैसे लोकल गवर्नेंस के अंदर में एफिशिएंसी आए। और एक और चीज, यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना, साथ में ही मेरे दोस्त पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में विमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना एंड विमेन को क्या करना, एम्पावर करना। आप सभी जानते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज सिस्टम हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल। आप यही कहते हैं ना कि आप लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाए जानी चीज को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो लोगों का पार्टिसिपेशन सरकार में कैसे हो सके, ये मेजर क्वेश्चन था, मेजर क्रक्स था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में क्या किया गया, विमेन रिप्रेजेंटेशन को ऐड किया गया। अब अगर कुछ फैक्ट अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें, जैसे एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, डीपीएसपी में थे, लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। और साथ में एक और चीज, ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, ये पॉइंट नोट करिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्हें स्टेट के पास में, स्टेट लिस्ट के अंदर में पंचायती राज को आपने रखा है, इसलिए काफी ज्यादा हद तक पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी है, ये पॉइंट नोट करिएगा। एंड प्लस में आपने कोई बॉडी बना दी, आपने कहा भाई आपको ये काम करना है, तो काम भी तो आप डिमार्केट करोगे। तो इसीलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 29 सब्जेक्ट्स एलोकेट किए गए हैं कि भाई आप इनके ऊपर में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इनके ऊपर में आप फंक्शन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया रूरल एरिया का डेवलपमेंट, फाउंडेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना, यही क्या था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। और अगर अभी देखें हमारे देश के अंदर में 2.6 लाख पंचायत हैं, जहां पर 31.5 लाख रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इसके अंदर में 46% कौन है, विमेन है। तो ये देखिए, अगर आप नेशनल लेवल पर आकर देखते हैं, पार्लियामेंट में देखते हैं, आप क्या में लेजिस्लेटिव असेंबली में देखते हैं, तो ये चीज हमें नजर नहीं आती। यानी कि यहां से आप ये चीज समझ सकते हैं कि एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल पर, भले ही हम इसे टूथलेस टाइगर बोलते हो, टूथलेस इंप्लीमेंटेशन बोलते हो, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर 46% रिप्रेजेंटेशन विमेन का हो रहा है। अब अगर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेनेसांस, ये चीजें होंगी जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, विमेन के पार्टिसिपेशन को और इंक्रीज करेंगे। तो पंचायत राज से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पार्ट भी है, पार्ट 9 है, आर्टिकल 243 है। ये सब चीजें कैसे ऐड की गई हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में। एक और चीज नोट कर लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं तो 73rd के साथ में पार्ट 9 तो ऐड किया गया, साथ में ही मेरे दोस्त शेड्यूल 11, कौन सा, शेड्यूल 11, ये भी ऐड किया गया, जिसके अंदर में ये सब्जेक्ट्स मेंशन है कि इसके ऊपर में क्या है, काम कर सकते हैं। तो ये चीजें नोट करिएगा। एंड शेड्यूल 12 किससे रिलेटेड है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। एंड मैंने आपको जैसे अभी बताया कि पंचायत क्या है, प्राइमरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। और 11th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो डेवलपमेंट एजेंडा प्रोवाइड किए गए हैं किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, वो क्या करता है, डिमार्केट करता है, वो चीज मेंशन करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसलिए बनाया गया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जा सके। अब इसकी अगर शुरुआत हमने देख लिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का देख लिया, अब एक टॉपिक इस समय पर बहुत ज्यादा चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आपने पंचायत बना भी दिया, उसके इश्यूज क्या हैं अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्या,
कि पंचायत के अंदर में, ग्राम पंचायत के अंदर में क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले एजेंडास को लेकर आ सकते हैं? मान के चलिए आप कह रहे हो नेशनल लेवल पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, जेंडर गैप खत्म होना, ये सब चीजें मतलब हम इसको अचीव करना चाहते हैं, भुखमरी को खत्म करना, पॉवर्टी को खत्म करना। तो अगर सोचिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पंचायती राज अगर इस पे फोकस करने लग जाए तो आप कितना जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, थीमेटिक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जहां पर हमने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको 9 थीम के अंदर में क्या किया है, डिवाइड किया है, जो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ही टारगेट को अचीव करेंगे, जैसे पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, ग्रीन विलेज, विलेज एंड सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड विलेज एंड गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली विलेज। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आगे जाके कन्वर्ज होते हैं किसके अंदर में, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में, जिनको हमें 2030 तक क्या करना है, अचीव करना है। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप देखें तो उसमें हमने 17 टारगेट है, जैसा आप देख सकते हैं, पॉवर्टी खत्म करना, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, फिर अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री, रिड्यूस इनक्वालिटी, सस्टेनेबल, और क्या नाम है आपकी कम्युनिटी सिटीज की बात कर रहे हैं, साथ में आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल, यही बात कर रहे हैं। इन्हीं को हमने मोटा मोटा 9 थीम्स में डिवाइड कर लिया। तो अल्टीमेट एम क्या है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए क्या करे, काम करे, वो अगर एक्शंस ले, तो क्या है, लार्जर एंटिटी में यानी कि नेशनल लेवल पर भी हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमृतकाल। आजकल आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि हमें क्या करना है 2047 तक, 2047 तक, क्योंकि हमें 2047 में 100 ईयर्स हो जाएंगे आजाद होके, तो हमें उसमें बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी 70% जो आबादी है वो अभी भी रूरल एरिया में रहती है, और रूरल एरिया के अंदर में ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मान के देखा जाए, आप अगर ग्राम स्वराज की बात करते हैं या आप ग्राम लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पर लोगों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, इस अमृत काल के अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में ग्राम सभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि विलेज पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो जैसे एडुकेट, डिवोल्यूशन आप करें फंड का, फंक्शंस को भी आप क्या करें, डिवोल्यूट करें, और फंक्शनरीज को भी डिवेल्युएट करें, यानी कि पैसा भी आप पंचायत में दें, अपने कुछ काम हिस्से यानी कि स्टेट के ऊपर में भी जिम्मेदारी है कि अपने कुछ काम क्या करें, पंचायत के पास में दे, और उनमें से कई सारे फंक्शनरीज यानी कि वर्क फोर्स वो भी क्या है, पंचायत को दिया जाए। आप खुद सोचिए, पंचायत एक तरीके से बिना काम के रह जाएगी ना, अगर उनके पास पैसा नहीं है। आपने कह दिया आपको यहाँ पर ये डेवलपमेंट करना है, लेकिन उस डेवलपमेंट के लिए उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए। अगर आपने कह दिया भाई आपको ये काम, आपने बॉडी बना दी लेकिन फंक्शंस एलोकेट नहीं किए, तो क्या होगा। और अगर आपने फंक्शंस भी एलोकेट कर दिए, आपने ये भी कह दिया कि भाई साहब यहाँ पर क्या है, आपका फंड भी एलोकेट कर दिया, लेकिन अगर मान के चलिए आपने ये कहा कि भाई साहब फंक्शनरीज ही नहीं है, वर्क फोर्स ही नहीं है, तो कैसे काम करेंगे। तो इसलिए तीनों चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो हमें आजादी के अमृत काल की जो हम बात करते हैं, जो 2014 की बात कर 47 की बात करते हैं, उसको अचीव करने में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फंड जरूरी है, फंक्शन जरूरी है, फंक्शनरीज भी जरूरी है, साथ में आपको क्या करना है, ग्राम सचिवालय, ग्राम पंचायत, वहाँ पर सेक्रेटेरिएट, ये सब चीज़ें होना, प्रेजेंस होना, वहाँ पर आप क्या नाम है डिपार्टमेंट का होना, ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पर होना ज़रूरी है। ये अमृतकाल के अंदर में सब टारगेट लिया गया है। आप अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करो, यानी कि पंचायत के पास में ये भी ऑप्शन हो, क्या ये भी ऑप्शन हो कि अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर उन्हें पैसा कहीं से मार्केट से बोरो करना पड़े तो वो बोरो कर सके। ठीक है, आप जैसे स्टैंडिंग जो कमिटीज हैं आप सभी जानते हैं, जो डेवलपमेंट टारगेट को देखती हैं, जो ग्राम पंचायत के ऊपर में थोड़ा सा निगरानी रखती हैं, उनको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। प्लस में और क्या चीज़ हम टारगेट कर रहे हैं ग्राम पंचायत से कि भाई जो रूरल और अर्बन का जो गैप है उसको कैसे फुल किया जाए, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में ही न्यू एज ऑफ डेवलपमेंट लेकर आया जाए, कैसे ईज ऑफ लिविंग को, क्वालिटी लाइफ को ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि रूरल एरिया में ही कैसे
इंक्रीज किया जाए, उसको अचीव किया जाए। ये सब टारगेट हैं हमारे अमृत काल के। ठीक है, अब प्लस में और क्या क्या मास्टर प्लान बनाए गए ग्राम पंचायत के लिए। जैसे आप एग्रीकल्चर का कौन सा एरिया है उसको आइडेंटिफाई करें, रेजिडेंस का कौन सा एरिया, मार्केट कहां पर है, वाटर बॉडीज कहां पर हैं, स्कूल कहां पर हैं। इससे क्या है, आप वहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। और मैंने आपको बार बार कहा, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। तो एडुकेट फंड उनके पास में होना चाहिए, ना सिर्फ पैसा के लिए वो डिपेंडेंट रहे किसके ऊपर में, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में, बल्कि वो खुद भी इतने ज्यादा सफिशिएंट रहे कि वो क्या करें, अपने वहां पर अपना खुद का रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में ग्राम पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर का मतलब सिर्फ हमेशा अर्थक्वेक आना ही नहीं होता, डिजास्टर सूखा पड़ना भी है, डिजास्टर बाढ़ आना भी है, अर्थक्वेक आना भी है, आग लगना भी है, ये सारे हेलस्टॉर्म होना, ये सब चीजें आती हैं। वहां पे अगर आपके क्या नाम है भूस्खलन हो रहा है, वो सब आता है। तो वहां पर ग्राम पंचायत, क्योंकि वो लोकल लेवल पर सबसे पहले रिएक्ट करने वाले एंटिटी है, तो उनका स्ट्रांग होना, उनका इफेक्टिव तरीके से काम करना, ये क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्राम पंचायत के पास में, ग्राम सभा के पास में अगर एनर्जी नहीं हो, एनर्जी इन द सेंस उनके पास में अगर आप देखेंगे क्या नाम है फूड को बनाने के लिए, कुक करने के लिए एनर्जी, यानी कि अगर आप देखेंगे नेचुरल गैस की हम बात करें वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं है, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को भी क्या करना, एंश्योर करना, ये सब के सब क्या है, टारगेट है। तो अगर आप देखेंगे 8 कैरेक्टरिस्टिक हमें गुड गवर्नेंस के देखने को मिलते हैं, आपको देख सकते हैं, पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको ग्राम पंचायत में लेकर जाना है, जिससे आप लोकल लेवल पर यानी कि ग्रास रूट लेवल पर क्या है, गुड गवर्नेंस को लेकर जाएं। ये इमेज को प्लीज नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर मान के चलिए गुड गवर्नेंस के ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो आप इस आर्टिकल को डायरेक्ट वहां पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया गुड गवर्नेंस एट ग्रास रूट लेवल, तो गुड गवर्नेंस के क्या है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट है। और गुड गवर्नेंस के अंदर में अगर मान के चलिए सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्राम सभा का यही तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अगर सभी के सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि ग्रास रूट लेवल पर, लोकल लेवल पर क्या हो रहा है, गुड गवर्नेंस हो रहा है। सभी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं सबकी सहमति से लिए जा रहे हैं, आपस में बातचीत करके लिए जा रहे हैं। और अगर जो भी डिसीजन लिया गया है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी है, किसके, प्रधान की है, सचिव की है, सबकी अकाउंटेबिलिटी है। डिसीजन लेते समय पर सभी के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, पैसा के एलोकेशन में विचार विमर्श, तो ट्रांसपेरेंट है। अगर किसी का कोई इशू है, कोई ग्रीवांस है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिव है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है, सिर्फ काम ही ना करे, मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आए। इंक्लूसिव भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही रीजन आपके गांव का डेवलप कर जाए, एक ही रीजन आपके ब्लॉक का डेवलप कर जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे स्टेट के अंदर में एक ही रीजन डेवलप होगा, पूरे नेशन के अंदर में रीजनल गैप, रीजनल इंबैलेंसेस आएंगे। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना ये भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, ये सब क्या है, गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। तो आप खुद सोचिए, अगर ग्रास रूट लेवल पर आपको गुड गवर्नेंस लेकर जाना है, तो वहां पर ये सब चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अब इन स्लाइड के अंदर में आप दरअसल एक्चुअल में क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ में सबसे बढ़िया चीज क्या है। आप ये चीज समझने की कोशिश करिए, जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग की पावर है, वो बेनिफिशियरीज को ही दे दी गई है। मतलब आप समझिए, अगर कोई स्कीम आ रही है तो किसके लिए, लोगों के लिए, पीपल के लिए। और अगर लोगों का ही पार्टिसिपेशन होता है प्लानिंग के अंदर में, यानी कि बेनिफिशियरीज का ही क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है प्लानिंग के अंदर में, तो इससे क्या आप पब्लिक रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे रूरल पॉपुलेशन के लिए। और ये भारत की क्या है, यूनिकनेस है, जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर में अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या किया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और भारत का अगर ग्रोथ मॉडल देखा जाए, तो अगर ये देखा जाए, अगर ग्राम पंचायत आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो और अगर हमारे यहाँ पर, मैंने कई बार आपको बोलता हूँ कि रूरल एरिया में अगर बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड होने लगी, तो हमारे देश की ग्रोथ ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। और ये हमने कई बार देखा है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, विलेज पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ऐसा करके कॉन्सेप्ट है। और ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जिसको वर्ल्ड के अंदर में सभी लोग क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर हम हिस्ट्री के अंदर में देखें,
अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। आप अगर देखेंगे हमारे यहाँ पर गुड गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस की बात की जाती है तो आप हिस्ट्री में जाएंगे, सभा, समितिज, विधाता, ये उस दौर की बात कर रहा हूं जो हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर आपको देखने को मिलेगा। इवन रामायण के अंदर में भी विलेज लेवल यूनिट, जनपद का जिक्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप वहां पर देख सकते हैं इलेक्शन का जिक्र मिलता है, इलेक्टेड पर्सन का जिक्र मिलता है। इवन अगर आप महाभारत के अंदर में देखें, इवन अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखें, यानी कि लोकल गवर्नेंस ये हमारे देश में, यानी रूरल गवर्नेंस, आप 5th सेंचुरी एडी के अंदर में आ जाए, गुप्ता डायनेस्टी में आपको देखने को मिलता है। यहां पर अगर आप जाएंगे, ये मतलब ये सारी चीजें आपको एक्सटेंड आपको देखने को मिलेगा कि हमारे एंशिएंट से लेकर मेडिवल सभी जगह पर हमें लोकल गवर्नेंस का इतिहास देखने को मिलता है, ट्रू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, और इवन अगर ब्रिटिश आए फिर हमारे देश में अगर देखा जाए, तो ब्रिटिश के दौर में अगर देखा जाए, जो अभी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, जो मॉडर्न पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर ब्रिटिश का बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसमें मायो, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया जिसको मायो रेजोल्यूशन बोला जाता है 1870 में, जहां पर उन्होंने क्या कहा कि एनहांस्ड और ज्यादा पावर देनी है किसको, लोकल इंस्टीट्यूशंस को। क्या है, लोकल इंस्टीट्यूशंस को। ये क्यों, क्योंकि उनको 1857 में रियलाइज होता है, क्योंकि वहां पर उस समय क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। ये रियलाइज होता है अगर इनको पावर नहीं दी गई, इनका स्कोप नहीं बढ़ाया गया, इनको वाइडर रेंज ऑफ पावर, वाइडर रेंज ऑफ चीजें नहीं दी गई, तो क्या होगा, आने वाले समय में ये दोबारा क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। तो ये चीज शुरू हुई। फिर लॉर्ड रिपन साहब आए 1882 के अंदर में, उन्होंने डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को क्या किया, स्टैब्लिश किया, उन्होंने डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश किया। फिर 1907 के अंदर में देखा जाए तो एक रॉयल कमीशन आया हॉब हाउस के द्वारा, उन्होंने कहा कि भाई साहब लोकल लेवल पर, यानी कि आप शहर में डेवलपमेंट करते रहें, नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन अभी लोग तो कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो वहां पर भी क्या है, डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां पर भी एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। और इवन महात्मा गांधी जी इसी प्रकार की गवर्नेंस की बात करते थे। वो कहते थे कि डिसेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए, विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए अपने पूरे रूरल इकोनॉमी को चलाने के अंदर में। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर जी इसका विरोध करते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे कि जो ग्रामीण है, जो क्या नाम है, विलेज है, वो एम्पावर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो सोर्स ऑफ ऑपरेशन है, कास्ट हेजेमनी है। अगर आप यानी कि गवर्नमेंट के लेवल पर आपका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में, गांव के अंदर में जिनकी कास्ट बेस्ड हेजेमनी है, जिन्होंने पहले से बाहुबल है, जिनके पास में पहले से प्रॉपर्टी है, वही क्या करेंगे, एक तरीके से और लोगों को भी कंट्रोल करते रहेंगे। तो ये डिफरेंस आपको नजर आता है। कभी प्रीलिम्स में आ जाए तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, और मेंस में आ जाए तो आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में ये हुआ कि भाई साहब क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। लेकिन ना करते हुए भी हमने क्या किया, डीपीएसपी के अंदर में एज ए गांधीयन प्रिंसिपल, वैसे डीपीएसपी में कहीं पर भी क्लासिफिकेशन नहीं है कि गांधीयन प्रिंसिपल, क्योंकि गांधी जी विलेज पंचायत की बात करते थे, इसलिए हम कहते हैं कि गांधी जी का प्रिंसिपल था, गांधीयन प्रिंसिपल है। तो आर्टिकल 40 में हमें इसका क्या है, जिक्र देखने को मिलता है। आर्टिकल 40 में डीपीएसपी के अंदर में हमें जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अभी चीजें नहीं थी। अब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद में भी हमें, उस समय आजादी के बाद भी सभी को यह था कि भाई साहब सरकार, गवर्नेंस तो लोकल लेवल पर ही चलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एरिया में अलग अलग अपने अपने कॉन्सेप्ट से लोकल गवर्नेंस चलाने की कोशिश करी। जैसे अगर आप देखेंगे, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ 1952 के अंदर में नेशनल लेवल पर, लेकिन इसके अंदर पब्लिक का पार्टिसिपेशन ही नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में रियलाइज हुआ कि भाई साहब हमें नेशनल लेवल पर कोई एक स्कीम बनानी पड़ेगी जहां पर रूरल लेवल से क्या हो, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। बहुत सारी कमिटीज बनी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, बहुत सारी कमिटीज बनी, और लास्ट में जाके हमने 3 टियर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की तरफ हम गए, जहां पर हमने ग्राम पंचायत कहां पर, विलेज लेवल पर, हमने उसके बाद में कहा पंचायत समिति कहां पर, ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब उसके बाद में धीरे चलती रही और हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। किसके लिए, लोकल गवर्नमेंट के नाम से, जिसमें 73rd पंचायत से रिलेटेड, 74th म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड है, जहां पर आप रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चले 243 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो डील करता है किसके अंदर, प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता है।
ठीक है, अब ये इसके अंदर में चीज़ें लिखी हैं कि पंचायत कैसे काम करनी चाहिए, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, और पंचायत सीट कैसे फिल की जाएगी, कैसे डायरेक्ट इलेक्शन से करी जाएगी, ये भी चीज़ नोट करिए। अब यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस को आप कहाँ लेकर चले गए, गाँव में लेकर चले गए, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है। आपने साथ में एक और चीज़ क्या किया, 1/3 सीट विमेन के लिए भी क्या करी, रिजर्व करी। और साथ में ही आपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया, SC, ST एंड OBC के लिए भी क्या करी, सीट्स रिजर्व करी। साथ में आपने एक और चीज करी, क्या कि स्टेट को ये एम्पावर किया कि अगर उन्हें लगता है कि उनके स्टेट में और भी चीजें चेंज की जा सकती हैं तो आपने स्टेट को भी एम्पावर किया। यानी कि यहां से क्या चीज निकल कर आ रही है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक टूल बनकर निकल आया जहां पर आप वीकर सेक्शन को क्या कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 रिजर्वेशन से आपने डायरेक्ट क्या दिया है, एक सिग्निफिकेंट रोल दिया है, किसको, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर में, किसको, वुमेन को दिया। यानी कि PRI ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहां पर आप 1/3 सीट, टोटल सीट की डायरेक्ट क्या कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो। और ये 73rd ही नहीं 74th में भी किया गया। और इससे हमारे लोकल गवर्नेंस के अंदर में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में, विलेज के अंदर में फीमेल सरपंच आई हैं, जिसके कारण में दोस्तों एक और चीज समझने की कोशिश करिए, जो माइंडसेट है सोसाइटी का वो भी धीरे धीरे चेंज हुआ। और साथ में ही कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सरपंच, फीमेल सरपंच ने एक अलग प्रकार से इनिशिएटिव लिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर में, पब्लिक गुड्स के अंदर में, वहां पर उनकी प्लानिंग अलग लेवल पर नजर आती है हमें। प्लस में SC ST के एम्पावरमेंट के अंदर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किसने, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। सीट्स जो हैं सरपंच प्रधान पोजीशन के लिए रिजर्व की गई। इस रिप्रेजेंटेशन से आपने क्या कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का उसको आपने अपलिफ्ट किया और उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो जगह है, उसको आपने सीमेंट कर दिया। कहां पर, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर में। ठीक है, गवर्नेंस बाय पीपल फॉर पीपल, मैं बार बार इसके बारे में बोल रहा हूं आपसे कि ग्राम पंचायत एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर नॉर्मल मीटिंग होती रहती है, लोगों के अंदर में यहाँ पर विलेज होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पंप होना चाहिए, सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के साथ ही बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर काउंसलर ना हो आपके पास में तो गली टूट जाए, सड़क टूट जाए, नाली खराब हो जाए, एमिनिटीज नहीं है, लाइट नहीं है, तो कहां जाओगे, MP के पास थोड़ी जाओगे, MLA के पास थोड़ी जाओगे, या प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल आपके पास में, यानी कि क्लोज में सरकार को लाने का काम इस लोकल गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाया जाता है। अब प्लस में यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कई बार, पैसा, तो पैसा उनको कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो स्पॉन्सर्ड स्कीम से ही मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से ही मिलता है, और लोकल बॉडीज को ग्रांट भी मिलते हैं, क्या है, इन सब तरीके से। प्लस में लोकल गवर्नमेंट आप क्या कर सकती हैं, अपने हिसाब से पैसा भी, रेवेन्यू भी क्या कर सकती हैं, कमा सकती हैं, कर सकते हैं, ऊपर से वो लोन भी ले सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चले, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके अंदर में एक और चीज़ कि इसके कुछ चीज़ें मैंडेटरी भी हैं, कुछ चीज़ें क्या हैं आपके वॉलंटरी, मतलब इसके अंदर में रिजिडिटी नहीं लाएगी। ये भी बहुत खास चीज़, हर एक रीजन की अपनी अपनी एक अलग क्या है, मांग है, अलग अलग अपनी नीड है। तो इसलिए जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, उसके अंदर में कहा गया कि ये चीज़ें मैंडेटरी हैं और ये चीज़ें क्या है, ऑप्शनल है। जैसे मैंडेटरी क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वेल, टॉयलेट्स, एजुकेशन, ये सब चीज़ें। ऑप्शनल में आपने रखा भाई साहब एनिमल रिप्रोडक्शन, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर, वेलफेयर ऑफ मदर, न्यूबॉर्न। इससे क्या हुआ, हर कोई अपने अपने, एक तो यूनिफॉर्मिटी भी आई नेशनल लेवल पर, प्लस में हर एक रीजन में अपने हिसाब से चेंजेस करने की भी क्या है, उनके पास में स्कोप भी रहा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ना सिर्फ ये सरकार बना रहे हैं, बल्कि वहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब एक स्कीम है स्वामित्व। ये बड़ी समस्या है एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में कि जमीन किसके नाम पर है, ये नहीं पता हो पाना, टाइटल को लेकर बहुत डिस्प्यूट होना। अब अगर टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है तो आप क्या है, मोनेटाइज नहीं कर पाते अपनी जमीन को। प्लस में डिस्प्यूट के कारण में कोर्ट में बहुत सारा क्या है, टाइम भी वेस्ट होता। तो एक स्कीम लाएगी स्वामित्व स्कीम, जिसके अंदर में क्या है, हर एक लैंड होल्डिंग को क्या किया जाएगा,
आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जो अल्टीमेटली क्या करेगा? हेल्प करेगा आपकी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने में। क्योंकि अगर मान के चलिए लैंड होल्डिंग, टाइटल होल्डिंग अगर आपको पता चल जाता है, क्लियरली डिमार्केट हो जाता है, तो कई सारे लोग, जैसे लोन लेना, खास तौर पर लोन लेना, किसान लोन नहीं ले पाते क्योंकि जमीन किसके नाम पर है, क्या है, कैसे है, ये बहुत बड़ा इशू रहता है। तो रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो अभी भी 60% पॉपुलेशन हमारी रहती है। और वहां पर अगर देखा जाए इनकम का सोर्स क्या है, वहां पर जो रूरल रेजिडेंट हैं वह अपने जो रेजिडेंशियल एसेट हैं, लैंड है, उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है। तो लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करना? आपको डिजिटाइज करना है। लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर में क्या करना है? आपको ट्रांसपेरेंसी लानी है, उनको मॉडर्नाइज करना है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया स्वामित्व स्कीम के तहत में। ठीक है, स्वामित्व स्कीम के तहत में। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सेंट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेट बाय नेशंस रूरल पॉपुलेशन। आप जो रिडक्शन कर रहे हैं लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट को, मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप क्या कर रहे हैं? लैंड रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जिससे रूरल एरिया में आप प्लानिंग आप बेटर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? प्लानिंग बेटर कर पाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, ट्रू ऑनर को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं? जाकर लोन ले सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। प्लस में क्योंकि आपने ट्रू ऑनर को क्या करा है? पहचान लिया है, तो अब आप क्या प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ये सब चीजें लगा सकते हैं, जिससे आपके पास में भी क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा लोकल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? आपको बेनिफिट करेंगे। अब कुछ चीजें चैलेंजेस हमें नजर आते हैं, जैसे लीगल वैलिडिटी के ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रॉपर्टी कार्ड्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर में लोकल पॉपुलेशन का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होना चाहिए स्कीम के अंदर। इसमें स्टेट गवर्नमेंट एक प्रॉपर कमेटी बनाए, जहां पर मान के चलिए कुछ ग्रीवांसेस भी हैं, उनको भी क्या किया जा सके? सॉल्व किया जा सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वामित्व स्कीम रूरल एरिया के अंदर में लैंड को कैसे देखा जाता है और उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उनको कैसे क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो ये सारे के सारे हमें बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि अभी हमने बहुत डिटेल में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी, तो वुमेन एम्पावरमेंट एक तो रिप्रेजेंटेशन तो हो ही रहा है, प्लस में ऐसे बहुत सारे स्कीम प्रोग्राम्स चल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में, जो क्या है? फाइनेंशियल लेवल पर भी क्या कर रहे हैं? वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। कई सारी स्कीम्स ऐसी भी हैं जो सोशल लेवल पर भी क्या कर रहे हैं? वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही ना सही, आपके जितने भी मतलब 74th ही सही, ये सब क्या कर रहे हैं? वुमेन को भी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एम्पावर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक असेसमेंट किया गया वर्किंग ऑफ वुमेन ड्यूरिंग 2.5 डिकेड, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज हमें नजर आती है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और एक साथ मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जैसे आप अगर विमेन डिसीजन मेकिंग के अंदर में है तो कई ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? विमेन के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। जैसे एक सर्वे किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, क्या किया गया? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 18.18 से 21 पॉइंट इधर। ठीक है, और अगर क्या मैं 2019 से 20 तक देखा जाए, मेन के लिए देखा जाए सिर्फ कितना? 2.60 इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे करंट वीकली स्टेटस के अंदर में देखेंगे तो भी वुमेन का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे वुमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो भी इंक्रीज हुआ है मोर देन वुमेन। तो यहां से ये चीज समझ में आ रही है। इवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें वो भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, वुमेन के लिए ज्यादा डिक्रीज हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में कम आई। वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अगर आप देखें ये सब चीजें किससे मोटिवेट हो रही हैं? लोकल गवर्नेंस से मोटिवेट हो रही हैं। क्योंकि ये चीज आप मानते हो और हमने कई बार पढ़ा है कि जब वुमेन पॉलिसी मेकिंग में आती हैं, जब या फिर वुमेन का ही नहीं लीजिए, पॉलिसी मेकिंग में जो डाइवर्स माइंड आते हैं तो डाइवर्स इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं जो अल्टीमेटली हर तबके के लिए क्या करेगा? हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर अगर देखा जाए तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पहले स्टेट्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत। तो अगर नहीं है तो नहीं होता था, सो सिस्टम ही ऐसा था, नहीं होता था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी कौन सी 1957 में, उन्होंने कहा भाई साहब अगर आपको महिला को सही में सशक्त करना है, महिला को अगर आपको लाना है मेन स्ट्रीम के अंदर में,
अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर में काम करना है और चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करने के लिए आपको विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा। ये नोशन कई बार बोला जाता है कि अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी बच्चों में दूर करनी है तो विमेन को एम्पावर करिए। तो उन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा, आपको मेंबर्स ऑफ पंचायत के अंदर में विमेन के रोल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ विमेन 1974 के अंदर में उन्होंने बोला भाई साहब स्टैट्यूटरी विमेन्स पंचायत बनाना पड़ेगा विलेज लेवल पर, जो ऑटोनॉमी भी हो जिनके पास और रिसोर्सेज भी हो, जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर सके, काम कर सके। अशोक राय मेहता कमेटी 1987 में उन्होंने कहा कि भाई साहब रिजर्वेशन सबसे जरूरी चीज है विमेन के लिए, तभी आप विमेन का रिप्रेजेंटेशन देख पाएंगे। इवन नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर विमेन 1988 आज हमने हिंदू न्यूज़पेपर में देखा, उन्होंने भी रेकमेंड किया कि 30% ऑफ सीट पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमें रिजर्व करनी चाहिए। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर में 1/3 सीट रिजर्व की गई विमेन के लिए। और आप सोचिए अगर ये रिजर्वेशन ना होता तो क्या आपको लगता है कि मेंबर्स चेयरपर्सन के नाते विमेन भी इलेक्ट हो सकती थी? और अगर विमेन इलेक्ट नहीं होती, जैसे आप देखिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है पानी कंजर्वेशन पे, तो उसमें विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जा रहा है। जैसे एक प्लान देखा जा रहा है डिसीज कंट्रोल के अंदर में, न्यूट्रिशन कंट्रोल के अंदर में, तो उसके अंदर में भी क्या है, विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जा रहा है। तो सिर्फ उनका पार्टिसिपेशन ही ना हो, बल्कि अगर वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर में भी इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली आपके नेशन के लिए, उस रीजन के लिए, उस रीजन की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, उस रीजन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं रूरल एरिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे विमेन को एम्पावर कर रहा है विमेन के पार्टिसिपेशन से, कैसे SC ST OBC को एम्पावर कर रहा है उनके पार्टिसिपेशन से। और सिर्फ उन्हीं को एम्पावर नहीं कर रहा, ये मल्टीफोल्ड एम्पावरमेंट हो रहा है, मेन का भी क्या नाम है आपका पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उनका भी इंक्रीज हो रहा है। इवन अगर देखा जाए विमेन का अगर पार्टिसिपेशन रेट एग्रीकल्चर फील्ड में इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। इवन लैंड होल्डिंग विमेन के नाम की वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बार बार बात करते हैं कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ में अचीव होना है, इसी के ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। नेशनल लेवल पर आप देखेंगे जितने ज्यादा प्लान बनाए जा रहे हैं, वहां पर हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि भाई साहब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमें अचीव करना है। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आपको अचीव करना है तो आप खुद सोचिए ग्राम पंचायत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है अभी कहां रह रही है, ग्राम क्षेत्र में रह रही है। और अगर आपको कोई चीज करनी, मैं बार बार कहता हूं, आपको कोई बड़ा घर बनाना है तो उसके अंदर में छोटी छोटी ईंटें, जो स्मॉल बिल्डिंग यूनिट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर वहां पर आपने कंडीशंस को ठीक कर लिया, लिविंग कंडीशन को ठीक कर लिया, पॉवर्टी को खत्म कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपने नेशनल लेवल पर भी क्या किया, अचीव कर लेंगे। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जो रिकमेंडेशन देगा, वे फॉरवर्ड देगा कि कैसे लोकलाइज किया जाए पंचायती राज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जिसको हमने पीछे भी पढ़ा 9 थीम्स के अंदर में, जहां पर आप ये कोशिश कर रहे हो कि हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ गोल्स, टारगेट एंड इंडिकेटर को क्या करेंगे 2030 तक अचीव करेंगे। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल रोल है, लोकल गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के अंदर में। ठीक है, इसके लिए एक स्कीम शुरू की गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसके अंदर में क्या है, आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, फंक्शनरीज की, जो क्या कर सके, अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में क्या कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ये हमने देखा, ये सोशली सिक्योर्ड विलेज, अभी मैंने आपको 9 थीम्स बताया था, ये इमेज पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप नेशनल लेवल पर करने की बजाय आप खुद सोचिए लोकल लेवल, जैसे आप मान के चलिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करते हैं, तो भाई गुड हेल्थ वेलबींग अगर ये कंडीशन आप रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर में लोकल लेवल पर अगर आप ठीक कर लें, हर ब्लॉक में, हर विलेज में, हर गली में अगर चीज़ें ठीक हो जाए तो अल्टीमेटली नेशनल लेवल पर ठीक हो जाएगा। क्लीन वाटर सैनिटेशन नेशनल लेवल की बात तो हम नंबर्स में करते हैं ना, एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, सड़कों पर हो रहा है, रोड में हो रहा है, गलियों में हो रहा है, तो घरों में हो रहा है, तो वहां पर अगर आप कर लें। अफोर्डेबल एनर्जी कौन यूज करता है, घरों में यूज हो रही है। क्लीन एनर्जी कौन यूज कर रहा है, घरों में यूज हो रही है। तो लोकल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीजों में क्या है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर आपको अचीव करना है तो उसके अंदर में
जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में 2022 की अगर रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया की रैंकिंग 121 थी, किसके अंदर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओवरऑल स्कोर देखा जाए 66 है 100, जो पीछे किससे, साउथ एशियन नेशन से, सिर्फ पाकिस्तान से आगे हैं। तो इसके अंदर में अगर आप स्टेट को मोटिवेट करते हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करें, फिर स्टेट के आप और नीचे लेवल पर जाते हैं लोकल गवर्नमेंट लेवल पर, तो धीरे धीरे बिल्ड होते होते आप इसके अंदर में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए तो वाटर सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, घरों में हो रहा है, खेतों में हो रहा है। अगर घरों और खेतों में हो रहा है तो उनको मैनेज करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का आगे आना पड़ेगा। तो इसीलिए वाटर मैनेजमेंट थ्रू पंचायत की बात की जा रही है, और पंचायत के अंदर में भी विमेन का, आपको पता, पानी समिति, जो मैं बार बार आपको वर्ड यूज कर रहा हूं, पानी समितिज बनाई गई हैं। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन क्या है, उनके पास में टास्क है कि बेसिक सर्विसेज तो पहुंचाए हैं, साथ में वो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करें। बिल्कुल सही बात है। अब वाटर गवर्नेंस यानी कि वाटर को मैनेज करना ग्राम पंचायत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है, रोल हो जाता है कि भैया आपके रीजन के अंदर में सफिशिएंट पानी तो रहे ही, साथ में ही वो पानी क्वालिटी वाला रहे, वो पानी कंसिस्टेंट रहे, ऐसा ना हो कि कुछ समय रहे कुछ समय ना रहे। तो ग्राम पंचायत का उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और मैंने आपको बताया ना, पैरेलल डेवलपमेंट की जा रही पानी समिति, पानी पंचायत, जिसको यूजर पंचायत भी बोला जा रहा है, ये इसलिए है कि अब जैसे इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, तो सिंचाई कैसे किया जाए, उसके अंदर में विमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आपके क्या नाम है, क्योंकि विमेन का एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके क्या नाम है, पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम में अगर पानी की आपको कटौती करनी है तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तालाब, वहां पर छोटे छोटे लेक बनाना, ये सब चीजों के अंदर यानी कि वाटर को कंजर्व करना, ग्राम पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अर्बन एरिया का तो हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस इस सेशन में ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत, वहां की कम्युनिटीज, ये सब चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसलिए आप देखेंगे कि हर क्या है, हमने टारगेट लिया कि 2024 तक हर घर में हमें क्या करना है, पानी पहुंचाना है नल से। जिससे हम पानी की वेस्टेज को तो रोकना चाह ही रहे हैं, साथ में हम क्या कह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर भी हम पहुंचाएं। क्योंकि देखिए आने वाला समय, अगर आप पानी को बिना सोचे समझे एक्सेसिव ऐसे ही यूज करते रहेंगे तो अल्टीमेट समय ऐसा आने वाला है जहां पर पानी की क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। और पानी की अगर कमी होगी तो वो डेवलपमेंट के अंदर में सबसे बड़ी कमी लेकर आएगा, माइग्रेशन होगा। तो इसलिए क्या है, इसको अगर आपने सही से मैनेज कर लिया तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये हेल्प करेगा किसके अंदर में, किसके अंदर में, उस रीजन की डेवलपमेंट के अंदर में। तो पानी समिति से अगर देखा जाए, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये मैनेजमेंट, वो कि गांव के अंदर में जो ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी वो कैसे इंश्योर रहे, आप घरों से जो पानी निकल रहा है उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कैसे आप क्या में पानी के लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, आप वहां पर लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ये सब चीजों के अंदर ग्राम पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पानी समिति का अगर देखा जाए, डिमांड साइड मैनेजमेंट को भी मैनेज करना, जो वाटर की जो क्वालिटी उसको मॉनिटर करना, जो ब्लॉक लेवल पर जो रिसोर्स सेंटर हैं वो क्या हेल्प करेंगे कि भाई साहब लोगों को मोटिवेट करना, मैंने आपको बताया ना, मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये सब चीजें अल्टीमेटली क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपके वाटर कंजर्वेशन, वाटर को एफिशिएंटली यूज करना, उन सब के अंदर में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, जिसके बारे में हमेशा बात करते हैं, हेल्थ फैसिलिटी रूरल एरिया में भी तो मिलनी चाहिए। आखिर कब तक ऐसा समय रहेगा कि अगर आपको कोई इलाज कराना है, बड़े किसी चीज का इलाज कराना है, तो आपको शहर की तरफ ही भागना पड़ेगा, आखिर कब तक। तो उसके अंदर में हेल्थ फैसिलिटीज, वेलनेस कम्युनिटी सेंटर, ये जो है ये कब आपके रूरल एरिया में बनेंगे। तो इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए रूरल एरिया के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहली समस्या तो क्या, इलाज कराना, यानी कि उसके लिए पैसा। तो आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख रुपए पर फैमिली ट्रीटमेंट के लिए पैसा एलोकेट कर लिया हर साल। लेकिन वहां पर ट्रीटमेंट से पहले प्रिकॉशन, डायग्नोसिस, ये भी तो है। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, आपके वेलनेस सेंटर रोल प्ले करेंगे। तो ये आप देखेंगे तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अगर देखा जाए तो
मेडिकल यूनिट, कैंप्स, होम, कम्युनिटी बेस्ड केयर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही हैं। तो जैसे कि मैं बार बार आपको रहा हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या? सबको क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना विदाउट एनी फाइनेंशियल हार्डशिप। मान के चलिए किसी को इलाज कराना, उसमें कॉस्ट ज़्यादा है, तो क्या कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण वो इलाज नहीं करा सकते? तो एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड रिलायंट हेल्थ सर्विसेज हर क्षेत्र में पहुंचाना, उसके अंदर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसा कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ क्योर ही नहीं करना, यानी कि ट्रीटमेंट ही ना हो, आप प्रिवेंटिव उसमें भी जा सके। और प्रिवेंटिव उसके लिए क्या है, आपका जो वेलनेस सेंटर है वहां पर अर्ली अगर डायग्नोसिस होगा, वहां पर अगर लोगों के साथ में क्या होगा, आप वहां पर प्रमोशन, आप क्या नाम है, हेल्थ के प्रति जागरूकता, आप ये सब चीजें करेंगे तो लोग प्रिवेंटिव मोड में ही अपने आप को क्या है ठीक रखेंगे। ये आने वाले समय में इंडिया का फोकस सबसे ज्यादा रहने वाला है कि आप क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ में जाएं, जहां पर आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जो मैंने आपको बताया है कई बार, ईट राइट कैंपेन, ये क्या है? प्रिवेंटिव मेथड है। फिटनेस इंडिया मूवमेंट प्रिवेंटिव मेथड है कि आपको इलाज की जरूरत ही ना पड़े, और जब जरूरत पड़े तो आपके लिए क्या है अवेलेबल, आयुष्मान भारत योजना तो है ही। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज चल रही है इस समय पर। और प्राइमरी हेल्थ केयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने में। घरों के पास तक आप क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचा रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ है, वरना उनको ट्रैवल तो करना ही पड़ता था, साथ में उनका टाइम तो जाता ही था, मनी भी जाता ही था, प्लस में आप सोचिए कितना दूर दूर तक उनको जाना पड़ता था, कितना दूर दूर तक उनको जाना पड़ता था। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी ये देखिए, जो चीज़ें वर्ड यूज करता हूँ वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, आप देखिए प्रोमोटिव हेल्थ केयर, जहां पर ईट राइट कैंपेन, फिट इंडिया मूवमेंट, योगा, वेलनेस सेंटर, गवर्नमेंट कितना ज्यादा फोकस है इस पे, जिससे लोग बीमारी ना पड़े। और अगर मान के चलिए आपको कुछ ऐसा डाउट लग रहा है तो स्क्रीनिंग हो सके, आपको डायबिटीज अगर लग रहा है तो स्क्रीनिंग हो सकती है, कैंसर, ये सब चीजें पता चले आपको, और उसके बाद में आप वो क्या कर सकते हैं, क्योर तो कर ही सकते हैं आप, मतलब अगर आपको लगता है तो आप अपना इलाज तो करा ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर में ऐड की गई और इसमें ज़्यादा आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना है जैसे जन आरोग्य समिति बनाना है, जो क्या करेगा, कम्युनिटी ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की बात करेगा, जहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेंगे, पंचायत रहेंगी, सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो अल्टीमेटली आप ये समझिए, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि रूरल एरिया के अंदर में समस्याएं क्या क्या है। एक, क्वालिटी एजुकेशन, अगर आप वो वहाँ पर पहुँचा देते हैं तो अपने आप में वहां पर चीजें सही होने लग जाएंगी। दूसरा क्या है, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि इलाज कराने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, शहरों की तरफ आना पड़ता है। और दूसरा क्या, क्वालिटी लाइवलीहुड एक्सेस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जीवन व्यापन जीने के लिए अपनी चीजें कर सकें। और एनर्जी सेक्टर, शहर में अगर आप रह रहे हैं तो आपके यहाँ पर 24 घंटा बिजली आएगी, गांव में से 2 ही घंटा बिजली आएगी। तो ये क्या है, एक प्रकार का एनर्जी गैप है, रीजनल डिस्पैरिटी है, जिसको सॉल्व करना है। और इन सब के अंदर में किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, रूरल। और रूरल एरिया के अंदर में किसका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आपके जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया था, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी रहती है, उनको भी एम्पावर करने के लिए और उनके एम्पावरमेंट से और लोगों को भी एम्पावर करने के अंदर। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का आज का सेशन था। मैंने बहुत होलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश करी। आप समझिए कि जैसे मैंने ये चार्ट दिया तो आप ये समझिए वहां पर क्या परेशानियां हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सॉल्यूशन क्या क्या, उनकी परेशानी क्या है, पैसा नहीं होना, तो सरकार को पैसा कैसे उनको दिया जाए, फंक्शन काम ज्यादा से ज्यादा कैसे एलोकेट किए जाए, साथ में लास्ट क्या, वर्कफोर्स होना, ये भी चीज, तो तभी तो काम कर पाएंगे ना। इसके लेवल पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और मेरे दोस्त, ये P2I ये बैच, इसे मिस मत करो यार, आप इसे एक बार ज्वाइन करिए। आप ये देखिए, आपको जो मेंस की टेस्ट सीरीज होती है ना, मार्केट में जाओगे 40-40 हजार की सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 30 हजार की होती है, 40 होती है, 70 हजार तो यही हो गए। फिर क्लासेस अलग है, मतलब ये अगर आप ऐड करोगे तो अराउंड 3 लाख रुपए, प्लस में इसमें जो मेंस की तैयारी के अंदर में आप रहना, खाना पीना, एक हॉस्टल में रहना, भाई आप सोचिए, रहना, आपके लिए सारी चीजें, सब कुछ सुविधाएं अवेलेबल कराई जाएंगी, वो तो है ही नहीं, बुक, हैंड रिटन नोट्स, 1-to-1 मेंटर, सब कुछ है। तो आप इसको ज्वाइन करिए, सिर्फ 29,999 में है। PRT लाइव कोड आप यूज करके इसको ज्वाइन करिए तो सही, ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा इससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा।
तो आप मेरे साथ इसकी पीडीएफ के लिए यहाँ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।